गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 26 जून है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट विशेष एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कंपनी एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उससे पीटी फैक्ट जो पूछा जाता है उस पर भी हम लोग नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति या इसको डाउनलोड कीजिए ऐप को। साथ ही साथ विजडम एजुकेशन के और युक्ति आईएएस के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोग और भी इम्प्रूव होकर आप लोगों के सामने आ सके। दैनिक जागरण का आंसर राइटिंग आज क्वेश्चन शेयर कर दिया गया है ग्रुप में, सभी ग्रुप में। तो आप लोग जल्द से जल्द उस पर जुड़कर अपने आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। केवल एनालिसिस सुन लेने मात्र से ही समस्या का निदान नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको लिखने का प्रैक्टिस लगातार करना होगा। और प्रत्येक वीक में मंडे को टेस्ट कराया जाता है। 5 क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें से 2 क्वेश्चन लॉन्ग टर्म के होते हैं, लॉन्ग टाइप के, और 3 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के होते हैं। तो आप इसका लगातार प्रयास कीजिएगा तो अधिक सफलता प्राप्त होगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए पहली बार ऐसे हुए है 1961 के बाद कि दिल्ली मुंबई में एक साथ पहुंचा है मानसून। तो देखिए मानसून पहुंचा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों के लिए दी गई है। तो अच्छे मानसून होगा तो लाभ क्या होगा, कमज़ोर मानसून होगा तो संकट क्या होगा। तो इसके बारे में कुछ बातें की गई जिसमें आप लोगों को राइट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है सभी जगह, तो इसे इसके पॉइंट को आप लोग ऐड कर सकते हैं ताकि आप लोग और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को कवर कर सकें। जैसे अच्छे मानसून का लाभ क्या होता है, कृषि उत्पादकता बढ़ती है जिससे क्या होता है स्टॉक मजबूत होता है, अर्थात हमारे पास अधिक अन्न होगा तो हमारे पास स्टॉक भी ज़्यादा होगा। कृषि उत्पादों की कीमत और महंगाई क्या होती है, नियंत्रित होती है। ग्रामीण आय बढ़ने और उपभोक्ता उत्पादों की मांग बढ़ती है तो मूल्य सूचकांक भी बेहतर होता है। बाजार में मांग निकलने से क्या होता है आर्थिक स्थिति में गति आती है, अर्थात इससे लाभ हमें देखने को मिलता है व्यक्ति विशेष पर, आर्थिकी में और उसके विकास संदर्भ में। ध्यान रखिएगा। तो इसे भी आप लोग को कवर करते चलना। कमज़ोर होगा तो क्या होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर अन्य उत्पादों की मांग घटती है तो इससे लगे उद्योग धंधों के भी क्या होगा, बिजनेस कम होगा, अर्थात मांग उसकी डिमांड कम होगी तो कहीं स्लो डाउन इसके क्षेत्र में आ जाएगा। सरकार को आयात से ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। अगर मानसून कमज़ोर होगा तो क्या होगा, हमारे पास स्टॉक कम होगा तो क्या होगा, हम स्टॉक को पूरा करने के लिए बाहर दूसरे देश से आयात करेंगे। उसके बाद कृषि कृषि कर्ज क्या होगा, कृषि कर्ज जैसे कदम भी सरकार को उठाने पड़ते थे, जैसे सब्सिडी, आपको कर्ज माफ़ी जैसे कॉन्सेप्ट आपको और अधिक बढ़ाने होंगे। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा आयात जब हम लोग करेंगे तो हमारा डॉलर मूल्य है वो भी आपको क्या होगा, जो डॉलर जो हम लोग रिजर्व डॉलर रखते हैं, मुद्रा रखते हैं, रिजर्व जो हमारा है वो कहीं ना कहीं कम होगा क्योंकि रिजर्व डॉलर में हम आयात करेंगे किसी देश के साथ तो हमारी मुद्रा जो है वो भी कम होगी। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सूखा की स्थिति से सब्सिडी भी प्रायः बढ़ जाती है तो ध्यान रखिएगा सब्सिडी भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो चीज़ें की जाएगी उसमें भी मांग डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि लोग बीमा करेंगे तो वहाँ भी पूर्ति आपूर्ति करनी होगी। और भी बहुत से चीज़ें हैं जो मेन और सब टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है ना, क्या लाभ होते हैं क्या हानि होती है इसके बारे में। चलिए अमेरिका रिश्ते को ठीक करते हुए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मिस्र गए, मिस्र के राजकीय यात्रा पर हैं तो वहाँ भी कुछ बातें हुई हैं तो इसे भी आप लोग न्यूज़ में कवर करना। जैसे भारत और मिस्र द्विपक्षीय संबंधों को राजनीतिक समझौते में बदलेंगे तो यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 द्विपक्षीय संबंध में आएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा किया गया जिसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के बीच क्या हुआ, व्यापक वार्ता हुआ किन क्षेत्रों में, रणनीतिक साझेदारी में दस्तावेज हस्ताक्षर किए गए, राजनीतिक और सुरक्षा को लेकर विशेष चर्चा की गई इनके बीच। ध्यान रखिएगा कृषि संबंध 3 क्षेत्रों पर सहमति पत्र और भी हस्ताक्षर किए गए जिसमें इसके तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्र है, स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा तथा प्रतिस्पर्धा कानून में सहमति पत्र हस्ताक्षर किए गए। तो ध्यान रखिएगा ये सब व्यायाम है आपको मिस्र के साथ हमारे बेहतर रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए किए गए। तो इसको भी राइट डाउन आप लोग की नोट्स बनाते चलिएगा। कुछ नहीं पॉइंट बनाना, मिस्र भारत और मिस्र संबंध समझौता क्या हुआ, एमओयू कौन साइन किया गया, तो तीन चार पॉइंट आप अपना ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। की नोट्स बनाते चलिए और आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए की नोट्स बनाते जिनका बेस्ट होगा उसके संदर्भ में हम लोग नोट्स आप लोगों को बताएंगे, हाँ ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। तो आप लोग तो अपनी ही धुन में चलते हैं, क्या कहें आप लोगों को हम।
कहने के बावजूद भी कुछ लोग भेजते हैं, बाकी सब ऐसे ही सुनते रहे। ऐसा नहीं, एक्टिव स्टूडेंटों की कमी नहीं है। निर्मा जी आपकी बात मैं कर रहा हूँ, फिर अनीता जी, रूबी जी, एस बेगम जी, जयान जी, सभी लोग एक्टिव स्टूडेंट हैं। तो आप लोग से कम उम्मीद की जाती है, आप लोग लगातार प्रयास करते हो, सिस्टमेटिक ढंग से करते चलिए, तभी सिलेक्शन होगा। रीजन है कि अगर एक दिन करते 10 दिन बैठे रहते तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। देखिए वो अंततः क्या होगा, आप पर बोझिल होता चला जाएगा। और धीरे धीरे प्रयास कीजिए आप लोग, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन जरूर होगा। उम्मीद है आप लोगों से, तो चीज़ों को हम लोग बेहतर करते चलेंगे। ठीक है, और भी लोग हैं, नए जो लोग जुड़े हैं वो प्रयास कीजिए, ताकि हम और भी बेहतर चीज़ों को कर सकें। हमारी तरफ से प्रयास रहती है, तो आप लोग भी प्रयास कीजिए। देखिए मोदी जी को क्या मिला, एक ऑर्डर मिला है, सम्मान मिला, ऑर्डर ऑफ नील। और भी देशों के साथ जो जो दिया गया, लिस्ट दिया गया नीचे, उससे हम लोग कवर करें किन देश के द्वारा कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, तो उस पर चर्चा करेंगे। नीचे फिलहाल आपको इसके साथ क्या है कि भारत और मिस्र के बीच जो समझौते हैं उसको एक नज़र डालनी है। ठीक, की नोट्स बना लेना है। देखिए बहुत चिंता का एक विषय आया है, जो अलग तरीके के विवाद को जन्म देगा आने वाले समय में, अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो। क्या हो रहा है कि केंद्र पर हम लोग नज़र तो रखते हैं, केंद्र सरकार पर बिल जो बिना पास किए पारित किया जाता है। गिलेटिन जो परंपरा अपनाई हुई है केंद्र सरकार में, अपनाई जाती है विषम परिस्थितियों में, एक साथ बिना बहस किए बिल को पास किया जाना, कर दिया जाना। ऐसी स्थिति राज्यों में बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया है। अर्थात कहने का मतलब 56% ऐसे बिल है जहां पर गिलेटिन या इस प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, जिस पर बहस ढंग से नहीं हो पाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा। यह टॉपिक जो यूपीएससी के जीएस पेपर 2 संसदीय प्रक्रिया राज्य विधायिका के संदर्भ से टॉपिक करके आपको प्रश्न पूछ सकता है। विधायिका के वर्तमान गतिविधि क्या, हाल की चिंता क्या, ये सबसे संबंधित प्रश्न किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा। राज्यों में चुनाव और विधानसभाओं के गठन का एक उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? विधायी कामकाज हो, सदन में विधिवत चर्चा और कानून पास करे, ताकि उन पर क्या हो, विवाद न हो। तो वर्ष 2022 में राज्यों की विधान कामकाज देखते हुए क्या हुआ, साल भर में बजट सहित 500 से ज्यादा बिल पास किए गए। सभी राज्यों की बात हो रही है, देश के सभी राज्यों की। तो ध्यान रखिएगा उसमें 56% अर्थात 322 बिल ऐसे हैं जो क्या हुआ, अगले दिन, उसी दिन या अगले दिन पास हो गए। जबकि 2021 में यह आंकड़ा 44% था। तो देखिए 12% की वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में हुई है। और 44% या 56% का स्तर होने का समझ रहे अर्थ क्या होगा, कि हम बिल पर विस्तृत चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, या वो उस संसदीयों का प्रयोग कर रहे हैं जो बुलेटिन प्रक्रिया के तहत अपनाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें हैं जो लोकतंत्र के है ना पिलर को कमजोर करता है, लोकतंत्र के आदर्श को कमजोर करता है, जिसमें सभी की भूमिका अहम है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो विधायिका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि वह लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में कानून बनाता है, उससे अधिक से अधिक लाभ देने के लिए। तो अगर उस पर चर्चा ही नहीं होगी सभी सदन के सभी पटल पर, सभी व्यक्ति जो भी राजनीतिक पार्टियां उनके बीच, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक पक्षीय एक दृष्टि कानून बनेगा। और किसी कानून का हम अधिकतम लाभ लेना चाहें तो उसमें हम लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि देखिए मान लीजिए किसी विधानसभा का 100 सीट है, ठीक है ना, तो उसमें 100 लोग क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा कानून होगा, या जिस पर मान लीजिए किसी पार्टी ने 50 लाख के बहुमत प्राप्त किया है, जो 50 लोग उस पर चर्चा करके उसकी पार्टी का सिर्फ आला कमान उसे जैसा निर्देश दे उस अनुसार वो पार्टी काम करे, या मुख्यमंत्री अपने व्यक्तिगत समझ से ही इसे पास करवा ले, तो ये कहीं ना कहीं डिफॉल्ट लाएगा ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें कुछ बातों को जो रखा गया है इसे आप लोग देखिएगा। जैसे 61% काम बजट सत्र के दौरान राज्य विधानसभा कुल सालाना कामकाज का है, जबकि 90% काम बजट सत्र के दौरान हुआ। तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान के 80% हुआ। तो इस तरीके से आप लोग को कुछ डाटा कलेक्ट करना है, ध्यान रखिएगा। आगे बात किया 10 दिन गोवा विधानसभा सत्र में 26 बिल आखिरी 2 दिनों में पेश हुए, पेश किए गए। जुलाई 2022 के सत्र में बाकी बेहद कम कामकाज हुआ। 15 बिल ऐसे थे जो एक दिन में दिसंबर 2022 में हरियाणा विधानसभा पेश की, एक दिन में पास कर दिए 15 बिल। ऐसा सोच के देखिएगा, अगले 2 दिन में यह सब पास हो गए। 13 बिल एक दिन में पास हुए सितंबर में आंध्र प्रदेश विधानसभा में, ध्यान रखिएगा। 6 बिल दोनों सदनों में एक दिन में ही पेश कर दिए। सभी राज्य आप
रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 88 बिल सर्वाधिक विधानसभा में पास किए गए। ध्यान रखिए 2022 में तमिलनाडु में 31, गोवा में 38 और सबसे कम 3 बिल नागालैंड में पास किए गए। तो ध्यान रखिए बिल पास करना अचीवमेंट नहीं है, बिल का सतत प्रक्रिया अपनाना बिल पास करने के लिए वो ज़्यादा अचीवमेंट है ना। बिल कम पास करो, कम चीज़ों को लाओ, ठीक ना, पर उस पर बहस होनी चाहिए। अब मान लीजिए 88 बिल पास कर रहा है कोई राज्य बिना बहस किए हुए या जो भी प्रक्रिया है उसे बिना अपनाए हुए, कोई 38 बिल पास कर रहा है एक दिन में, तो यह क्या होगा, कहीं ना कहीं में लोकतंत्र का जो मानक है वो कहीं कमज़ोर होगा। इसी तरह कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बेहतर काम हुआ, जैसे आपको 10 मिनट देखिए, यहाँ पर कुछ काम ऐसे भी हैं जहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उपबंधों को बहुत कम चर्चा हुआ। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश एक बिल औसत 10 मिनट चर्चा हुआ, सोच के देखिए। अगर कोई ड्राफ्ट होगा 100 पेज से या 80 पेज 50 पेज से कम तो नहीं होगा, कम से कम मान के चला जाए तो 50-60 पेज 100 पेज का तो होगा ही ना एक बिल का ड्राफ्ट, उससे अधिक होता है, पर मैं कम से कम मान लूँ तो 10 मिनट तक चर्चा नहीं हुआ, बस सोच के देखिएगा उस पर। और कुछ राज्य ऐसे भी जिनका विधानसभा बिल पास होने से कुछ समय का समय लगा, जहां एक ही दिन में बिल पास नहीं हुए। ऐसे में 4 राज्य थे, जैसे कर्नाटक, केरल, मेघालय, राजस्थान, जहां यहाँ ज़्यादा बिलों के पास होने कम से कम 5 दिन से अधिक समय लगा। तो साफ है कि उस पर बहस हुई होगी, कोई प्रक्रिया है कि मान लीजिए कोई बिल पास हुआ विधानसभा में, तो विधानसभा विधानमंडल 2 तरीके के होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद के तौर पर। जहाँ पर विधानसभा, तो विधानसभा में बहस हुआ, प्रक्रिया सारे राजनीतिक पार्टियों के साथ बहस की गई, उसके बाद बिल को अनुमोदित करके राष्ट्रपति को राज्यपाल को भेज दिया गया। अब जहाँ पर विधान परिषद है तो वहाँ विधान परिषद में भेजा जाएगा, वहाँ के सदस्यों से राय ली जाएगी, तो जाके संसदीय प्रक्रिया के तहत इसे पारित किया जाएगा। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा कि अधिकतम लाभ प्राप्त करना है तो बजट बिल को संसद के पटल पर रख कर उसको बहस करवानी होगी, उस पर चर्चा परिचर्चा करने, उसके ड्रॉबैक्स फीडबैक्स को लेना होगा, तो उसमें सुधार करके भी संसदीय समिति जो विधानसभा समितियां होती हैं उसे भेजनी होगी, उसके बाद जाके राज्यपाल को अनुमोदन के लिए भेजे। तो ये सब प्रक्रिया बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, बेहतर आपको चीज़ें प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। मोदी को, प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ नील दिया गया। यह भी आपको यूपीएससी के जीएस पेपर द्विपक्षीय संबंध में आएगा और डायरेक्ट पीटी फैक्ट से प्रश्न आएंगे, तो ध्यान रखिएगा। 1915 में यह शुरुआत किया गया था सम्मान, और उसे दिया जाता है, यह सम्मान उन राष्ट्राध्यक्ष, राजकुमारों, उपराष्ट्रपतियों को दिया जाता है जिन्होंने मिस्र के या मानवता की अमूल्य सेवा की हो। तो इसके संदर्भ में प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और जो मिस्र के राष्ट्रपति है अब्देल फतह अल सीसी, भारतीय प्रधानमंत्री को अपना देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है, याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ द नील दिया है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यह नील क्या होता है, शुद्ध सोने का बना होता है, इसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, इसकी खूबियों को जानकारी रखनी है। उसके बहुत से जो भी देश भारत के प्रधानमंत्री को जो पुरस्कार दिए उसका एक लिस्ट दिया गया, इसे आप लोग जरूर देखिएगा, काम देगा कब, कि जब भारतीय प्रधानमंत्री को ना उनके व्यक्तित्व को एक नज़रिए तरीके से देखा जाता, समझा जा सकता है, समझा जाता है हमारे देश में, उनको देश में किस तरीके से लांछन लगाए जाते पीएम के तौर, बतौर पीएम के तौर पर। मैं जब आप देखते होंगे कहीं पोस्टर पर, कहीं भी चीज़ों पर, तो सोच के देखिए ऊपर राजनीतिक, धार्मिक और भी तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, जो सब प्रबुद्ध राजनीतिक विचारधारा का परिचायक नहीं होता, उनकी मानसिकता का ह्रास ही बोला जाएगा। कोई व्यक्ति पढ़ लेने से, लिख लेने से प्रबुद्ध नहीं हो जाता है ना। कोई हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में, आपके दादा परदादा ऐसे हुआ करते थे जो एक बात बोलते थे पर मोटी बात बोलते थे, जो हमारे जीवन में आज तक काम करता है। किताब से जो ज्ञान प्राप्त किए वो किताबी, जब तक डिग्री है तभी तक ज्ञान प्राप्त, उसका असर होगा, उसके बाद जैसे ही अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में प्रवेश करते उस किताब का कोई मूल्य नहीं रह जाता। अर्थ उसे यही समझिएगा। अगर इनके व्यक्तित्व में, हमारे प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व में कुछ ऐसा नकारात्मक प्रवृत्ति होता तो आप मान के चलिए विश्व के इन देशों के द्वारा इन्हें जो पुरस्कार दिया गया वो गलत होता, उनकी विचारधारा गलत है।
या तो इनकी विचारधारा गलत हो सकती है या हमारे देश में जो नेता है उनके विचारधारा गलत हो सकते हैं। सोच के देखिएगा। और यहाँ पर पुरस्कार दिया जाता है, भारत के किसी संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री या उनके जो भी पीएमओ ऑफिस है उनके उनके संदर्भ में मॉडरेट किया गया पुरस्कार देने के लिए। पर इन स्वतंत्र राष्ट्रों के द्वारा इन्हें पुरस्कार दिया गया, इसका मतलब है कि इनको ये कॉन्सेप्ट पता है, इनको यह संदर्भ पता है कि प्रधानमंत्री जो वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के हैं वो देश विदेश के लिए क्या कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपसे कभी प्रश्न पूछेगा तो इसी संदर्भ में उत्तर देना है। तो उसमें कुछ देशों का नाम ले सकते हैं और खास कर ध्यान रखिएगा माइनॉरिटी जो कम्युनिटी अल्पसंख्यक समुदाय है उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यही बात है। बराक ओबामा का हालिया बयान जो आया है उस पर सीतारमन जी के द्वारा जोरदार जवाब दिया गया, इसे आपको जाननी चाहिए। और साथ में इनके जो आरोप लगाया जाए कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया जाता है, अनदेखा किया जाता है, उनको अवसर नहीं दिया जाता है। तो उनके गालों पर तमाचा है वैसे लोगों पर जो भारत के व्यक्तित्व, भारत के लोकतांत्रिक स्वरूप पर सवाल उठाते हैं, एकदम तमाचा है। इनमें से आप कितने मुस्लिम देश देख रहे हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है? अभी मैं एक व्यक्ति विशेष का, मिस्र के जो सबसे टॉप लीडर के जो होते हैं, जो धार्मिक लीडर, उनके कुछ बातों को मैं स्पष्ट करूं तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आप नैरो माइंड मत होइए। देखिए मैंने बताया था आस्था और व्यवस्था, आप लोग कॉन्सेप्ट बताया था, याद है ना? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने लोगों को याद है। आस्था क्या होता है, व्यवस्था क्या होता है, क्या मैं किस संदर्भ में लिखा था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। आस्था और व्यवस्था का कॉन्सेप्ट जिसे समझ में आएगा वो कभी भी एक पक्षीय आकलन नहीं करेगा, ठीक है ना? किसी व्यक्ति विशेष का आस्था को हम उसके बनाए जा रहे व्यवस्था से हम तुलना नहीं कर सकते। हमारा व्यवस्था क्या है? संविधान है। संविधान के द्वारा प्रचलित सारे नियम कानून है। और कोई व्यक्ति अपने पद पर रह कर व्यक्तिगत तौर पर वो किसका आचरण करता है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। व्यक्तिगत तौर पर ये इम्पोर्टेंट, उसका व्यवहारिक जीवन ये इम्पोर्टेंट रखता है कि संविधान द्वारा निर्मित जो सीमाएं हैं उसके साथ वो काम कैसे कर रहा है। अगर मान लीजिए इनके व्यक्तित्व में किसी प्रकार का आस्था और व्यवस्था में संतुलन नहीं रहता या आस्था को व्यवस्था से ऊपर मान लेते हैं, ठीक है ना, तो इन देशों के द्वारा जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए थे अल्पसंख्यकों पर, ये क्या कहा जाता है, अल्पसंख्यकों पर बराबरी नहीं दी जाती, उन्हें हरास किया जाता है, ये सब बातें की जाती है, तो इन मुस्लिम देशों के द्वारा कभी नहीं दिया जाता है। या तो ये मुस्लिम पागल देश है या हमारे देश के लोग पागल हैं। सीधा से एक ही लाइन में मेरे शब्दों में अगर सुनना चाहिएगा, इस देश को ये नहीं पता है कि भाई अल्पसंख्यक को कैसे अधिकार दिए जाने चाहिए। मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया था ना, जो अधिक कट्टर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके दिमाग को कभी संतुलित नहीं किया जा सकता। जो समान प्रकृति के लोग हैं वो मानवता के विकास की बात करते हैं ना, कैसे विश्व आगे बढ़ेगा, भारत कैसे आगे बढ़ेगा, इसके संदर्भ में बात करेंगे ना। पर कट्टर विचारधारा वाले लोगों के लिए क्या है, अगर उसको स्वर्ग भी दे दो या उनके भाषा में बोल दो क्या, जन्नत, तो उनको भी वो ना जहन्नुम बना के रख देंगे, क्योंकि वो अपने विचारधाराओं को वहां भी पुट करना चाहेंगे। और जन्नत और स्वर्ग कुछ नहीं होता, बस हमारे आचरण व्यवहार में एक क्या किया गया, कल्पित अच्छे बात, हम अच्छे जेस्चर को क्रिएट करते हैं जिससे हम क्या हो, सभ्य आचरण करें। अर्थ यही होता है। स्वर्ग और नरक का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया जाता है, जन्नत और जहन्नुम का नरक इसलिए कॉन्सेप्ट दिया जाता है, जो वर्तमान हम लोग जीवन जी रहे हैं वहाँ पर हम सभ्य बने रहें, हमारा आचरण से, हमारे बोली से, हमारे व्यवहार से हम सभ्य बने रहे, संतुलित रहे, ताकि हमारे आचरण व्यवहार और बोली से किसी दूसरे व्यक्ति विशेष को कोई कष्ट न हो। और स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया जाता है और जन्नत और जहन्नुम का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया जाता है। बाकी कहानियाँ सेकेंडरी है, प्राथमिक जो मूल उद्देश्य यही होता है। अब इन देशों के संदर्भ में देखिए, आप लिस्ट देख लीजिएगा कि पापुआ न्यू गिनी के द्वारा दिया गया कौन सा पुरस्कार दिया गया, फिजी के द्वारा, ये लिस्ट आप लोग लिख लीजिएगा, पीटी में काम देगा, ठीक है ना। और जो मैं आप लोग कॉन्सेप्ट बताऊंगा अल्पसंख्यकों का, जब भी प्रश्न पूछेगा तो ध्यान रखिए, खासकर मुस्लिम अल्पसंख्यक की, अन्य की तो चर्चा ही नहीं होती। जैसे ही हम लोग अल्पसंख्यक की बात करते हैं, हमारे दिमाग, हमारे सोसाइटी ने हमें ऐसा पुट कर दिया कि मुस्लिमों को बात हो रही है, ठीक ना। और मैंने आप लोग को एक दिन बताए हुए थे क्यों मुस्लिम को यह समझना चाहिए आप अल्पसंख्यक है।
आप भारत के समान विचारधारा वाले लोग हैं, तो ये भी आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे संविधान में किनको किनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। कभी भी आप मुस्लिम को छोड़ के उन लोगों के साथ जो अल्पसंख्यक अन्य वर्ग हैं उनके साथ कभी विवाद देखते हैं? नहीं। तो इनके साथ क्यों होता है भाई ज़्यादा? क्योंकि इससे राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है, होती है ना। तो ये चीज़ आप समझिएगा इन सब चीज़ों को। तो यहाँ पर बहरीन के द्वारा कौन सा दिया गया? भूटान के द्वारा, पलाऊ के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, रूस के द्वारा, संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा, यूएई के द्वारा, फिलिस्तीन के द्वारा, अफगानिस्तान के द्वारा। अभी हाल ही में आपको मंदिर बनाया गया अरब कंट्री में, तो लोग विवाद क्रिएट करते होंगे। इंडिया में ऐसा हो जाए भाई तो बात, किसी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में, मान लीजिए मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, उसके बीच में एक मंदिर बना दो, तो बाप रे हमारा सिस्टम ही समाप्त होने लगे। बोला जाएगा कि अल्पसंख्यक के अधिकार छीन लिए गए। यहाँ पे ये चीज़ समझने का कोशिश कीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा आचरण व्यवहार क्या है, ठीक है ना। अब सोच के देखिए, जिस देश में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मंदिर बनाया गया होगा, तो उनके कॉन्सेप्ट, जो कट्टरवादी विचारधारा कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या कहा जाता होगा, और इस्लाम में ऐसी चीज़ों को लेकर क्या राय रखी जाती होगी, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। बस समझने का प्रयास यह कीजिएगा कि हम समाज को बेहतर मानवीय स्वरूप कैसे दे सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो फिर जाके आप पढ़िए, सीखिए, तब बातें करिए, ठीक है ना। चलिए इस लिस्ट को रखिएगा। अब देखिए इस व्यक्ति का थोड़ा सा बयान आप सुनिएगा। यह मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती है, अर्थात सर्वोच्च मुफ्ती है। मुफ्ती कहने का अर्थ होता है, जो मैं जहाँ तक सही हूँ मैं समझता हूँ, जो व्याख्याकार होते होंगे, इस्लाम के व्याख्याकार होते होंगे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। जो भी मुस्लिम हमारे अभ्यर्थी वो मैसेज कीजिएगा, बताइएगा मुफ्ती का अर्थ यही होता है क्या न होता है, पर मैं समझ रहा हूँ कि व्याख्याकार होते होंगे, जो इस्लाम के संदर्भ में अपनी व्याख्या देते होंगे, ठीक ना, या उससे कुछ आसी पास से जुड़े हुए लोग रहते होंगे। इनके द्वारा क्या बातें की, लाइन को याद रखिएगा, तो जीवन में दिमाग आज क्लियर हो जाएगा। यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र के मुफ्ती हैं, है ना। भारत पे इसका किन्हीं का जोर तो नहीं होगा, पर इनके द्वारा क्या बातें की गई। और ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री पहली बार जा रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनको यह टैग लग चुका है कि हमारा प्रधानमंत्री क्या करते हैं, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करते या उनके राजनीतिक एजेंडे में शामिल, ऐसे ही बात है ना। तो इनके द्वारा क्या कहा गया सुनिएगा, कि ग्रैंड मुफ्ती जो है, मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर साकी इब्राहिम अब्देल करीम अलाम, ठीक ना, सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए और उग्रवाद एवं कट्टरपंथ के मुकाबला से संबंधित मुद्दों समेत भारत मिस्र संबंधों पर चर्चा की है, ठीक है ना, कि कैसे हम इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम बेहतर मानवीय स्वरूप को ला सकते हैं, इसके बारे में, ठीक है। उनके बाद है कि मिस्र की पहली राजकीय यात्रा के दौरान आए मोदी ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात भी करते हैं, बातें होती। अब यहाँ पर आगे बात करेंगे। वह मुफ्ती जी के द्वारा बोला गया है कि वह सबको साथ लेकर चल रहे हैं, अर्थात प्रधानमंत्री के बारे में, वह बहुलवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर नहीं रहता तो ऐसी योजनाएं को लागू की जाती जिसमें सभी वर्ग शामिल है। सोच के देखिएगा, हमारा संविधान क्या कहता है, हमारा संविधान सभी के साथ समान आचरण का व्यवहार करता है ना। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। भारत और मिस्र के बीच मजबूत सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों की चर्चा करते ही है। सामाजिक और धार्मिक सद्भाव के संदर्भ में बातचीत हुई है, जो सकारात्मक रही है। भारत मिस्र के सामाजिक न्यायालय के अंतर्गत इस्लामिक विधिक अनुसंधान के लिए मिस्र की परामर्श जो संस्था है, दार उल इस्फता में सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात आईटी के उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगा। और इसके बाद कुछ बातें और इनके द्वारा की जाती है, क्या बोली जाती है, देखिए यहाँ पर। जब वो भारत जैसे देश में एक कुशल नेतृत्व को दर्शाते हैं, तो उन्होंने उनसे पहले कहा कि मोदी से दिल्ली में सूफी आंदोलन के दौरान मिले थे। प्रधानमंत्री मोदी से जो वो मिले थे मुफ्ती, वो दिल्ली के सूफी सम्मेलन हुआ था, वो मिले थे। और दोनों ने क्या किया था, भारत में बहुत विकास हुआ है, लगातार भारत में काम कर रहे हैं और भारत के विभिन्न घरों के बीच सह अस्तित्व बनाने के लिए कुशल नीतियां अपनाई जा रही है। अर्थात सह अस्तित्व का अर्थ यह होता है कि तुम भी अच्छे से कार्य करो, हम भी अच्छे से कार्य करते हैं, ठीक ना। तुम भी अपने से धार्मिक आचरण का पालन करो, हम भी धार्मिक आचरण का पालन करेंगे। अर्थात समानता के आधार पर सह अस्तित्व की बात होती है। तो कुशल नीतियां अपनाई गई। ऐसे फेयर लिस्ट आपको नीतियों के बारे में मिल जाएगा, जहां पर
किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, और डिस्क्रिमिनेशन हुआ भी है, डिस्क्रिमिनेशन तो ध्यान रखिएगा वो किसके आधार पर हुआ है, आप लोग को मैंने बताया था युक्ति प्रतिबंध के आधार पर। अब वो महिला वर्ग के लिए होगा, वर्ग बच्चों के लिए होगा, बुजुर्गों के लिए होगा, या किसी ऐसे जो वंचित वर्ग है उनके लिए हुआ होगा। तो इसके आधार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन नहीं माना जा सकता है। जबकि मैंने आप लोगों को युक्ति प्रतिबंध बताया, इसके संदर्भ में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैंने बताया है नहीं बताया है। तो इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। बाकी कहानियाँ तो लोग बोलेंगे ही ना, हमारे देश में 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ के मुंह है बोलने के लिए स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, पर उसके मार्मिक संदर्भ को कौन समझेगा। जो आपको न्यूज एनालिसिस करा रहे हैं जिस संदर्भ में, उसे समझने का प्रयास कीजिए। आप ना इसे समझ पाइए कि युक्ति प्रतिबंध क्या होता है, या सह अस्तित्व का कॉन्सेप्ट क्या होता है, और मानवीय स्वरूप क्या होता है, इसे तो आप लोग समझिएगा। जिससे आप लोग अगर प्रशासन में जाते हैं तो आपको भी यही आचरण करना होगा। क्लियर है ना। अब ध्यान रखिएगा, भारत यात्रा से जब वो आ रहे थे सूफी आंदोलन में, तो मुफ्ती के द्वारा भारत यात्रा से पहले एक लेख लिखा गया था। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती ने डॉक्टर साकी ने चुनौतीपूर्ण दुनिया में सहयोग एवं मित्रता बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का जिक्र किया था। कैसे इन दोनों के द्वारा क्या किया जा रहा है, जो दुनिया में चुनौतीपूर्ण विश्व बन रहा है उसमें सहयोग और मित्रता बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते, किन क्षेत्रों पर बात की जा सकती है, तो इसके लिए चर्चा हुई थी। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पीटी में ये भी देख लीजिए किस मस्जिद में इनके द्वारा भ्रमण किया गया था, क्योंकि ये प्रश्न हो सकता है, पूछा जा सकता है पीटी के संदर्भ में। तो अल हाकिम मस्जिद में इनके द्वारा दौरा किया गया है। साथ भारतीय श्रद्धांजलि दिए तो किस हेलियोपोलिस युद्ध का पोर्ट ऑफिस स्मारक हेलियोपोलिस अदन में आपको स्मारक में शामिल होते हैं, जहाँ पर 4000 वीर सैनिकों का लिस्ट वहाँ पर क्या है आपको चर्चा की गई है। श्रद्धांजलि दी उन्हें, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ये हुआ था, घटना घटा था। तो ये क्या है, इसके संदर्भ में पीटी फैक्ट आप लोग को याद रखना है। अब देखिए, ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका में 6 मुस्लिम देशों पर बमबारी की गई। और सीतारामन, मैं अमेरिकी नीति के संदर्भ में जब भी चर्चा करता हूँ, कहीं न कहीं संकुचित विचारधारा वहाँ उनके विचारधाराओं, उनके लोकतांत्रिक स्वरूप में देखने को मिलता है। जब तक इस देश को क्षति नहीं पहुँचे तो किसी कॉन्सेप्ट को यह मानेगा नहीं। दूसरी बात, जब इसको क्षति पहुँचा दिया जाए तो किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम का अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अन्य देशों पर इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का ये भी नहीं देखता, वो अपने हितों को पूर्ति करता है। तो इस देश के प्रधान जो भी राष्ट्रपति रहे उनके द्वारा जो आचरण किया जाता है ये कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। और ओबामा जी जब कार्यकाल में थे तो जब उस समय आए इंडिया के दौर में बहुत व्याख्या किए थे, चीज़ों को स्पष्ट किए थे, पर जैसे ही पद समाप्त करते फिर उनकी राजनीतिकरण शुरू हो जाती है अल्पसंख्यकों को लेकर। अमेरिका पहले अपने देश के है ना गिरबान में झाके कि उस देश में क्या असमानता के, आज भी वहाँ पर गोरे काले को लेकर किसी की हत्या कर दी जा रही है, लोग मार रहे हैं। हमारे यहाँ तो कम से कम ये नहीं है ना, हमारे यहाँ धार्मिक आचरण पर कट्टरपंथियों का विचारधारा है ना, वो दोनों वर्ग सभी वर्गों में होता है। आपके यहाँ नहीं है ब्लैक व्हाइट का कॉन्सेप्ट, पर उससे इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता है कोई देश इसको बढ़ावा दे, उसे कम करने का प्रयास करे। तो हम लोग भी कर रहे हैं, आप अपना देखिए, हम लोग अपने राजनीतिक सीमा में क्या कर रहे हैं हम लोग को पता है। और ऐसा नहीं है कि सारे मुस्लिम सारे हिंदू इस तरीके से काम करते हैं, कुछ लोग हैं दोनों तरीके से, और भी अनपढ़ों का है। तो यहाँ पर बात कीजिएगा, एक मैं ओबीसी जी का बयान सुन रहा था जो कहीं ना कहीं, देखिए कॉल आपको यह समझना होगा, आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, सोचने विचारने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको गलत और सही में फ़र्क करने का अंतर पता होगा। आपको ये बातें बोला गया कि आपको मणिपुर में हिंसा हो रही है, वहाँ अल्पसंख्यकों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो वहाँ पर बात की गई 311 ऐसे ईसाई मिशनरी जिनको जला दिया गया। तो वहाँ पर जस्ट इसका अपोजिट बात सोच के देखिएगा, एक 311 जो मिशनरी है मणिपुर में आया कहाँ से, पहले ये समझिएगा। अगर हिंदू पक्ष सनातन अगर ये रहता कि नहीं अल्पसंख्यकों का हनन करता, अल्पसंख्यकों को शोषण करता है, तो ये 311 ईसाई मिशनरी वहाँ कैसे पनप गए। तो ये चीज़ कहीं समझिएगा, आदर्श को समझिएगा तो समझ पाइएगा, ठीक है ना।
तो अगर ये 311 को फलने फूलने का अवसर दिया गया, इसका मतलब सहिष्णु है। कुछ स्थितियां परिस्थितियां मैंने आपको समझाई थी, कट्टरपंथी विचारधारा के लोग आ गए हैं, कुछ ड्रग माफिया आ गए जो सही नहीं रहना चाहते, नहीं तो उनका व्यापार क्लैप्स कर जाएगा, तो इसलिए इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये सब चीज ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सीतारमन जी ओबामा को क्या जवाब देती है, उनको जरूर सुनिएगा, आप लोग देखिएगा। ओबामा जी के कार्यकाल में क्या हुआ, 6 मुस्लिम बहुल देशों पर बमबारी की गई, जिसमें 26,000 से अधिक बम गिराए गए। क्या मोदी सरकार, भारत सरकार ने ऐसा किया है किसी देश पर? सोच के देखिएगा। पर आरोप किस पर लग रहा है? आरोप लग रहा है प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री, ताकि इमेज इंडिया का खराब हो सके, भारतीय प्रधानमंत्री का इमेज खराब हो सके। ऐसा कि मैं व्यक्तिगत मेरे कोई रिलेशनशिप में है, ऐसा तो नहीं ना है जो मुझे कुछ टेंशन होगा। भारत की एकता अखंडता की बात हो रही है यहाँ पर, तो सारे भारतीयों को एक साथ होना होगा। इस प्रकार के जो भी बयानबाजियां तो उनको मुंह तोड़ जवाब देनी होगी, नहीं तो स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी अगर इनको नहीं रोका जाएगा। अब अल्पसंख्यकों पर भेदभाव आरोप लगाने वालों को यह क्यों भूल जाते हैं? अगर ऐसा होता तो दुनिया के 6 इस्लामिक देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कर सर्वोच्च सम्मान नहीं देते, जिसमें मोदी को 13 देशों में मिले सर्वोच्च सम्मानों में 6 मुस्लिम देश है ना। अभी लिस्ट मैंने आप लोग को दिखाया। तो अगर ऐसा होता तो नहीं देते वो लोग, बेवकूफ तो नहीं है। इसका मतलब अगर वो दे रहे हैं तो आप गलत हो, अगर वो नहीं दे रहे हैं वो आप गलत, आपका विचारधारा गलत है। अगर आपकी विचारधारा सही है तो इसका मतलब उस देश को कूटनीतिक राजनीतिक स्तर पर चीजें सप्लाई करना नहीं आता है, अर्थात उन 6 मुस्लिम देशों को अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे स्थापित करना उनको यह नहीं आता है। किसी व्यक्ति विशेष का जो योगदान है उसका आकलन करने का तरीका नहीं पता, पूरा इकोसिस्टम उसका खराब है भाई, तो उनकी विदेश नीतियां चेंज करने के लिए बोलिए आप पहले। तो ये चीज समझना गाइस, कोई ना कोई एक गलत होगा ना, या तो 6 मुस्लिम की विचारधारा गलत होगी, या इस ओबामा जी की विचारधारा गलत होगी, या इस प्रकार के जितने लोग हैं उसकी विचारधारा गलत होगी। अगर इनकी विचारधारा सही है तो भाई इनके विचारधारा गलत होगी, तो दोनों में से कोई एक सही गलत है। आज आपको आकलन करना किस व्यक्ति किस समूह का क्या है, व्यवहार सही है, दिशा सही है, ठीक है ना। तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यूपीएससी के जीएस पेपर 2 मौलिक अधिकारों बनाम राज्य के नीति निर्देशक तत्व और न्यायिक निर्णय में यह टॉपिक कवर करेगा। याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने लिव इन रिलेशनशिप और विवाह को लेकर चर्चा किया था। कमेंट सेक्शन में बताइए कितने लोगों ने उस वीडियो को देखा था। तो वहां पर मैंने कुछ बातें बोली थी, याद है कि हमारा आचरण व्यवहार क्या है, भारतीय संस्कृति है, यूरोपियन कल्चर हमारे देश में है नहीं। अगर न्यायालय किसी मामले में निर्णय दे भी देता है तो जब तक समाज इसकी स्वीकृति नहीं देगा तब तक हम उसे लागू नहीं कर पाएंगे। ये बात मैंने बोला था ना। और यह कहीं न्यायिक निर्णय से कहीं अधिक सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट है, जिस पर समाज का मोहर लगना बहुत जरूरी है। ये चीज बातें की थी, लीजिए फिर न्यायालय के द्वारा वही बातें दोहरा दी गई। तो आप लोग जो बातें बताई जाती है वो आज न कल सत्य होगा ही, बस शर्त यह है कि आप उसे समझने के लिए कितना तैयार हैं। लीजिए न्यायालय के द्वारा वही बातें की गई जो बातें मैं आप लोगों को संदर्भ में समझा रहा था उस दिन। तो यहाँ पर बात की गई है लिव इन नहीं, पारिवारिक विवाह का पक्ष में है कानून, अर्थात जो कानून है लिव इन रिलेशनशिप के संदर्भ में बातें की जाती है, देखिएगा। अब याद रखिएगा लिव इन रिलेशनशिप, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ पीठ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे मुस्लिम युवकों की युवतियों के लिए टिप्पणी करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। कानून पारंपरिक रूप से विवाह के पक्ष में है। सर्वोच्च न्यायालय ने पारित निर्णयों में ऐसे ही रिश्तों को बढ़ावा देने की कोई मंशा नहीं है, ऐसी बात की गई है। अब विवाद क्या हुआ था इसे समझिएगा। इस्लाम भी क्या कह रहा है, विवाह में विवाह के पूर्व शारीरिक संबंध के विरुद्ध है। ऐसे कृत्यों को व्यभिचार मानते हुए जीना कहा गया है। तो समझिएगा कि हिंदू रीति रिवाज मुस्लिम रीति रिवाज दोनों अवैध संबंध को क्या करता है, क्योंकि विवाह नहीं हुआ तब तक वैध हम लोग नहीं मानते, पर विवाह से पहले किसी प्रकार का शारीरिक संबंध अवैध कहलाता है, या एक दूसरे के साथ रहना अवैध कहलाता है। मेल और फीमेल का जो अन्य ब्लड रिलेशनशिप में नहीं आते हैं उसके विरुद्ध की बात हो रही है। तो यहाँ समझिएगा कि याचिका 2 लोग हैं, जिसमें किरण रावत है, मोहम्मद रिजवान है, ठीक है। दोनों क्रमशः क्या 29 और 30 साल की, लड़की 29 साल की, लड़का 30 साल का है, चलिए बालिग है। अब ये दावा करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को प्रेम करते, चलिए यहाँ तक सही है।
तथा वो लिव इन रिलेशन में रह रही, ये भी चलिए सही है, तीनों आधार इनका सही है। लेकिन लड़की की माँ के कहने पर लखनऊ के थाना हसरगंज जो है पुलिस उन्हें परेशान करी, ये बयान दी जाती है लड़की के द्वारा, ठीक है, केस की जाती है। दोनों ने मजहब अलग अलग होने के कारण लड़की के परिवार उनके रिश्ते से स्वीकार नहीं कर रहे, तो इनका सामाजिककरण हो सकता, सामाजिक अस्तार हो अर्थ हो समझा जा सकता है कि कोई माता पिता, मैंने आप लोग एक दिन बताया था ना कि 18 वर्ष हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि सामाजिक मान्यताओं को आप लोग तोड़कर दूसरे संस्थाओं के साथ आप जाके प्रेम विवाह कीजिए और शादी ब्याह कीजिए। मैंने उस दिन बताया था लाइसेंस का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं कि सामाजिक मान्यताओं को तोड़िए, ठीक है ना। सामाजिक मान्यताओं में रहकर आप उस आचरण का व्यवहार करते तो उन्नत होगा उस समाज का, नहीं तो इससे कुरीतियां पैदा होगी, ठीक है ना। तो इस चीज मैंने आप लोग उस दिन आधार भी बताया था, याद हो अगर आप लोगों को, तो इसलिए मैं बोलता हूँ चीजें कंटिन्यू देखते चलिए और सारे नोट करते चलिए, कहीं ना कहीं आपका सही होगा। तो 28 अप्रैल को न्यायालय ने क्या किया, याचिका के विरुद्ध क्या हुआ, कुछ बातें आई उभर कर। तो यहाँ पर याचिकाओं ने अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में कोई स्पष्ट कथन नहीं दिया कि विवाह वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, न ही इस तथ्य का उल्लेख किया वे निकट भविष्य में विवाह करना चाहते। इसका मतलब है कि आप स्वयं 29 और 30 की उम्र में यह नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम आने वाले समय में या वर्तमान में विवाह करेंगे। तो इसका मतलब है कि लिव इन रिलेशनशिप का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप इस आधार पर केवल एक कॉन्सेप्ट को मानते हुए अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करें या अन्य इच्छाओं की पूर्ति करें और समाज में बने नियम का उल्लंघन करें, ये तो बिल्कुल परमिशन नहीं देता है ना। हाँ, लिव इन रिलेशन का अर्थ यह होता है कुछ समय तक हम क्या होंगे, साथ में रहेंगे, मेल और फीमेल, अपने विचारधाराओं को समझने का प्रयास करेंगे और यह जरूरी नहीं इनके बीच शारीरिक संबंध उस बीच स्थापित हो, यह जरूरी नहीं है। अगर स्थापित भी करते हैं तो हम यह तय करेंगे अंडरस्टैंडिंग के तौर पर आने वाले समय हम विवाह करेंगे। और इसके एक ड्रॉबैक भी आपको यहाँ से निकलती है, अगर शारीरिक संबंध बना लिया जाता है दोनों के बीच, उसके बाद उनका अगर शादी ना हो तो दोनों का स्टेटस क्या होगा। अगर उस बीच बच्चा पैदा हो जाता है, किसी प्रकार संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तो वो केयर टेकर उसका कौन बनेगा, जैसे मुद्दे उभर कर सामने आते हैं। तो इसके संदर्भ में अब समझने का प्रयास, न्यायालय ने यह पाया कि याचिका के पुलिस द्वारा परेशान करने किसी विशेष घटना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद उक्त निर्णयों में लिव इन संबंधों को बढ़ावा देने के तौर पर नहीं देखा जा सकता है, ये न्यायालय के द्वारा बोला गया। जो भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं डाटा, जो भी फैक्ट दे रहे हैं, उस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि हम क्या करें, लिव इन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए नहीं दे। न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि युवाओं को यह जागरूकता में लानी होगी कि ऐसे रिश्ते तमाम कानूनी परेशानियां उत्पन्न करती, जैसे संपत्ति में बंटवारा कैसे होगा, मान लीजिए संतान उत्पत्ति हो गया तो दोनों का संपत्ति होगा, तो उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा। हिंसा जैसे मुद्दे उभर कर सामने, लिव इन पार्टनर के साथ धोखा हो जाता है तो महिला इसमें अधिक प्रताड़ित होती है, तो उसका सामाजिक जो ताना बाना खराब हो जाता है, तो उसका फिर स्टेटस कैसे प्राप्त होगा। फिर पार्टनर से अलगाव या उसकी मृत्यु के पश्चात पुनर्वास की सुविधा कैसे दी जाएगी, उसको किसमें फिट किया जाएगा। ऐसे संबंधों से बच्चा पैदा होते कस्टडियन कौन बनेगा, अर्थात उसका जो भविष्य है उसे कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, जैसे मुद्दे आपको शामिल होंगे। अब यहाँ कहा गया न्यायालय के द्वारा स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने भी भरण पोषण के मामलों में लिव एंड जो इन पार्टनर है उनकी पत्नी की परिभाषा शामिल करने से इनकार कर दिया। अब पत्नी, जब तक विवाह नहीं करोगे तो पत्नी कैसे हो जाएगा, तो ये भी मुद्दा है। तो मैंने आपको क्या बोला कि लिव इन रिलेशनशिप का अर्थ यह बिल्कुल ना समझे कि वो क्या करता, हमारे सामाजिक जो भी सामाजिक दायित्व है उसको पूर्ति करने का लाइसेंस दे देता है। उसके लिए आपको विवाह जैसी संस्था से जुड़नी होगी। अब वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी पंथ में हो, वो अलग मैटर है। अब वो अलग मुद्दा है कि इसमें लव जिहाद का कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है, वो अलग मैटर है, उस साइड में रखिए। अभी जब महिला की हत्या होगी तब चीजें यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाएगा, पर अभी महिला जिंदा है, पुरुष भी जिंदा है, दोनों शादी का स्टेटस नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर उसके कानूनन अधिकार कौन कौन से प्रभावित होंगे उसे समझने की जरूरत है। और यह जब तक विवाह जैसी संस्था में नहीं आएगा तो पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाएगा तो और भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो कुल मिलाकर समझ गए क्या बातें हो रही हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था
कि लिव इन रिलेशनशिप या लिव इन पार्टनर्स जो है उनकी यूरोपियन कंट्री का जो कल्चर है, आज रहो 2 दिन साथ रहो और अपनी शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करो और जब तक मन रहे साथ में रहो, उसके बाद छोड़ दो। एक अंडरस्टैंडिंग अंडरटेकिंग के तहत उसमें उस महिला को भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि वहाँ का समाज विस्तृत हो चुका है। ऐसे आचरण आपको अमूमन हर 10 में से 5 व्यक्ति कर रहे हैं, 4 व्यक्ति कर रहे हैं, 6 व्यक्ति कर रहे हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा है नहीं बिल्कुल। अगर कोई महिला पुरुष के साथ 4 घंटे चल लेता है, अभी हमारे सामाजिक ताना बाना में हलचल मच जाता है। और यह देखिए, इसके एक तरफीय नजरिए से मत देखिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा समाज को सभ्य बनना चाहिए, ये सही है, सभ्य समाज बननी चाहिए, ऐसे आचरण व्यवहार करने चाहिए। पर हमारा सामाजिक जो सामाजिकरण है ना, वो अलग तरीके से, तभी तो हम विस्तृत सनातन विस्तृत सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ पर ये सब हमारे आचरण व्यवहार में व्यक्ति विशेष कैसे आचरित रहे, कैसे वो समाज के प्रति दायित्व निभाए, इसलिए तो हम लोग उन्नत सभ्यता का प्रतीक माने जाते हैं। समझ में आया? तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कितना मिनट हो गया है? 40 मिनट हो गया होगा, मुझे पता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। आज एक काम करना आप सभी लोगों को है, ये की नोट्स सभी लोग उतारेंगे आज। देखिए केस स्टडी एक आया, इससे बालेश्वर जो घटना, उसी प्रकार से घटना और हो गया है। कहाँ? बांकुड़ा में। ध्यान रखिएगा, खड़गपुर बांकुड़ा के पास है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि रेल सिग्नल का ड्राइवर ने अनदेखी कर दिया, एक दूसरे से टक्कर खा गए। तो इसे थोड़ा सा केस स्टडी के तौर पर देखिएगा, किस प्रकार से प्रशासनिक ट्रेनिंग करनी चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए, ताकि इस प्रकार घटनाएं लगातार ना हो। इस पर केस स्टडी आप लोग देखिएगा। आपको भारत अमेरिका दोस्ती के दम, यहाँ पर बहुत से टिक लगाए गए हैं, देख लीजिए। उन सभी को आराम से 1 से 2 दिन के अंदर राइट डाउन कर लीजिएगा और इसे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, युक्ति है जिसके ग्रुप में, दैनिक जागरण ग्रुप में या कम्युनिकेशन ग्रुप में, ताकि मैं वहाँ रिव्यू कर लूँ और आप लोग का जो आंसर बेस्ट होगा उसे मैं देख लूँगा। ठीक, आप लोगों को सबको फॉरवर्ड कर दूंगा। फिर यहाँ पर जो समझौते में 5 समझौते चर्चा हुई है उसके बारे में दिया हुआ, इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक ना? यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा आने वाले एग्जाम में, तो आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है? रक्षा क्षेत्र में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, फिर उसके बाद नागरिक सहयोग के लिए क्या, वैश्विक मामले में क्या हुआ है समझौता, ऊर्जा स्वास्थ्य के रूप में क्या हुआ है। तो आपको ये सारे लिखने, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर संबंधों के नए युग का आरंभ हुआ है। तो मैं पिछले 2-3 दिनों से यही चर्चा कर रहा हूँ, नए नए संबंध कैसे स्थापित किए गए, और जहाँ भी लेख है यही इसी की चर्चा होगी। इसलिए इस पेज को अच्छे से आप लोग क्या करेंगे, की नोट्स बना लेंगे अच्छे से डायग्राम में। मान लीजिए डायग्राम समझौते क्या हुए, तो इसको डायग्राम बना के 5 डायग्राम पहले ऐसे बनाइएगा, इसमें रक्षा क्षेत्र लिख लीजिएगा 5, ठीक है ना? उसके बाद फिर अगला डायग्राम बनाइएगा जहाँ पर रक्षा में क्या क्या हुआ है, रक्षा में हुआ है, ऐसे बनाकर अपना 5 पॉइंट बना लीजिएगा, जो भी पॉइंट दिया गया एक एक लाइन में लिख लीजिएगा। इसी तरह हर तरीके से डायग्राम बना के बनाइएगा ताकि एग्जाम में उसका यूज कर पाइए। ठीक है ना? चलिए, इस पर कुछ विशेष नहीं है, चर्चा पहले हो चुकी है। उपलब्धियों से भरा है अमेरिका का दौरा, वही बात जो यहाँ पर लिखी गई है उसी के बारे में चर्चा किया गया है। इसको लिख लीजिएगा, तो इसके आर्टिकल को एक बार बस रीड कर लीजिएगा, और कुछ नहीं करना है। वही बातें लगातार 2 दिन 3 दिन से हो रही है, क्या हम लोग प्राप्त किए। जैसे देखिए यहाँ लड़ाकू विमान की बात करें, रक्षा तकनीक की बात की जा रही है, और भी अंतरिक्ष सहयोग की बात करें, वही बातें सब की गई है। ठीक है ना? तो क्या करना, उससे ऊपर वाले को जो पेज में लिखा हुआ है उसको अच्छे से उतार के बस एक बार इसे रिवाइज कर लेना है। ठीक है ना? क्या बातें बोली गई, बस उसी से टैली करते हुए बातों को समझ लेना। चलिए, लिव एंड रिलेशन स्वतंत्रता के स्वच्छ है, तो मैंने अभी चर्चा किया लिव एंड रिलेशनशिप, उसके में ही आपको यहाँ पर चर्चा की गई है, तो उसे भी एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा। इस पर पहले भी मैं एक बार चर्चा किया हुआ, और इन्हीं लेखक का जो डॉक्टर ऋतु सारस्वत है उनका एक लेख आया था, वहाँ पर मैंने चर्चा किया था। ठीक है ना? तो क्या करना, इसे आप लोग को कवर कर लेना। जहाँ पर 2015 का मामला आप लोग को याद रखना, छन्नू लाल अन्य बनाम गणेश राय में बातें की गई थी। जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक और सोफा थॉमस का खंडपीठ में, युवा एक सामाजिक संस्था है जिसे कानून से मान्यता प्राप्त है। यह समाज के सामाजिक और नैतिक आदर्शों को दर्शाता है ना, नैतिक आदर्शों को दर्शाता है। मैंने इसी की चर्चा पहले किया था, इसी जजमेंट के संदर्भ में बातें करता हूँ। कोई भी बात को अगर रखा जाता है, वो कहीं न किसी जजमेंट में आया हुआ तथ्य होता है, टिप्पणी होती है,
और कोई प्रचलित मान्यता होता है, उसी के आधार पर मैं बातें करता हूँ। देखिए यही लाइन में बोलता हूँ, नैतिक आदर्श प्रस्तुत करता है, हमें सभ्य बनाने का प्रयास करता है विवाह जैसी संस्था, ठीक है ना। उसको याद रखना, सामाजिक और नैतिक आदर्शों को स्थापित करने की संस्था के रूप में जीवंत आज भी विवाह है, आधुनिकता तमाम दावों के बीच भी, है ना। अगर मान लीजिए, अगर अंबानी हमारे देश में सबसे अमीर आदमी है, अगर उनके पुत्र पुत्री है, जब तक विवाह नहीं करेंगे तब तक वो विवाह जैसी संस्था से नहीं जुड़ेंगे तो उनको सभ्य नहीं मानेगा। या हमारे देश में जो फटे हाल लोग हैं, उनकी बेटी बेटा है तो उनका विवाह जैसी संस्था में विश्वास है। तो अमीर से लेकर गरीब तक जितनी भी आधुनिकता का स्तर है, उस भोग करने वाले व्यक्ति से लेकर उस वंचित वर्ग के लोगों तक विवाह जैसी संस्था को ही मान्यता दिया जाता है। नहीं तो क्या होगा, आपका अवैध संबंध माना जाता है। अगर किसी महिला के साथ कोई पुरुष के साथ कोई भी है, अवैध संबंध माना जाता है, और इसके लिए आपको कानूनन दंड भी दिया जाएगा अगर आचरण करेंगे सामाजिक ताना बाना तोड़ने के लिए। तो युक्ति प्रतिबंध का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद सामाजिक संस्थाओं द्वारा युवा पीढ़ी शब्दकोश में यकीनन सामाजिक संस्था, सामाजिक और नैतिक आदर्श जैसे शब्द ढूंढने में नहीं मिलेंगे। क्षण भर इसे स्वीकार भी कर लिया जाए स्वायत्तता के तर्क के आधार पर समाज में परोसी जाने वाली इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप स्वयं उनके गले की हड्डी बनती दिखाई दे रही है। लोग तो शुरुआती दौर में, चलिए हम एक दूसरे के आदर्श को समझेंगे, आचरण को समझेंगे, साथ में आ जाते मेल फीमेल। अगर किसी कारणवश उनके बीच रिलेशनशिप बन जाता है, किसी क्योंकि साथ में है तो किसी भी स्थिति में बन सकता है, अगर उसके बाद बच्चे जन्म ले लिए तो सारी कहानियां उल्टी पड़ जाती है। उसमें मेल चाहता है, नहीं दायित्व लेगा तो उस फीमेल का क्या स्थिति होगा, या फीमेल ही उसे ब्लैकमेल करने लगे तो स्थिति क्या होगी। अगर मान लीजिए मेल किसी मजबूत पार्टी से, यानी अधिक संपदा उसके पास है, फीमेल के पास नहीं है, तो उसका बंटवारा कैसे करेगा संपत्ति का। तो ये सब चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो क्या होता है, उसके बाद जो भी बातें होती है स्वतंत्रता के नाम पर वो कहीं विच्छिन्न हो जाती है। सब विवाह विच्छेद अर्थात तलाक जैसे मुद्दे भी न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते। जो बातें अभी रिलेशनशिप में बात में किया, वो सब बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। और भी डिप्रेशन की चीज, प्रेम में उपजा रिश्ता जब एक छत के नीचे साथ रहकर संबंधों का निर्वहन करता है तो उसके दायित्व, अपेक्षाएं और अंतर विरोधी भी जन्म लेते हैं। कई बार ऐसे अंतर विरोध की उस सीमा तक क्या होता है, विरोध प्रदर्शन बढ़ जाते हैं कि अलग अलग होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस स्थिति में आरोप प्रत्यारोप के मर्यादा की हर सीमा लांघ दी जाती है। उसके बाद जो सहजीवन रिश्ते को समाप्त करने पुरुष साथी पर दुष्कर्म के आरोप तक लगा दिए जाते हैं। तो एक व्यक्ति जब मान लीजिए मेल और फीमेल यह अंडरस्टैंड किए हुए कि हम साथ में रह के, इन रिलेशनशिप में रह के, लिव इन रिलेशनशिप में रह के अपने आने वाले भविष्य के लिए हम अभी प्लानिंग करेंगे, पर किसी प्रकार को वो प्लानिंग खराब होता है, नहीं गोटियां फिट होती हैं, तो जब अलग होते हैं तो महिला द्वारा क्या आरोप लगाया जाता है पुरुष पर कि बलात्कार किया जा रहा है, उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। ऐसे केस स्टडी हजारों पड़े हुए हैं जहां पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो ये पुरुष के अधिकार कहाँ जाएंगे, अब कोर्ट कैसे इसका किस आधार पर इसे देगा सजा। महिला जब तक सिर्फ मान लीजिए 2-3 साल तक रिलेशनशिप में, तो उस पर दुष्कर्म का आरोप नहीं लगे, पर जैसे वो अलग होता है, स्थितियां बिगड़ती हैं तो दुष्कर्म का आरोप लगाते हैं। और हमारे देश में महिला दुष्कर्म का अर्थ का मतलब नॉन अवेलेबल वारंट है, उसकी सुनी तक नहीं जाएगी। क्लियर है। तो व्यक्तिगत स्वायत्ता का ढिंढोरा पीटने वाले युवाओं कहीं ना कहीं यह छोड़ते हुए नजर आए। तो यह सोचना मूर्खता होगी, क्योंकि विवाह में दंपति के कुछ प्रतिबद्धताएं होती हैं। इसलिए इस बंधन से मुक्ति में सहज और सरल मार्ग सहजीवन है। अगर विवाह जैसे कॉन्सेप्ट में हम लोग आके फिर भी संबंध विच्छेद करते हैं, तो एक हम लोग कानूनन तौर पर विच्छेद अलग करते हैं, अलग होते हैं, तलाक लेते हैं और प्रक्रिया को अपना दोनों को समान अधिकार दिए जाते हैं। क्लियर है ना। तो यहाँ पर जो यही सब बातें यहाँ पर की गई, इसे समझने का प्रयास कीजिए, जो मैं आप लोग को लेख में पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है ना। सामाजिक दायित्व के संदर्भ में बातें की गई है। चलिए फिर हम लोग आगे मिलेंगे न्यूज एनालिसिस करते हुए। पृथ्वी पर तस्वीर बिगाड़ता प्रदूषण, यह यूपीएससी के जीएस पेपर 3 जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों में टॉपिक करेगा। और इस पर पहले भी मैं न्यूज एनालिसिस किया, कैसे CO2 हमारे देश में, हमारे विश्व पृथ्वी पर कैसे ये असर छोड़ रहा है, उससे क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है, सभी पर चर्चा कितनी दफा किया हूँ। आप इस लेख को एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना, और अंडरस्टैंड अपना बढ़ा लीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है।
चलिए नीचे एक लेख आया है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे में भोजन पर निर्भर करता है बच्चों का बीएमआई, अर्थात जो इंडेक्स है, मोटा पतला छोटा टिकना निकलने वाला कॉन्सेप्ट जो है, ठीक ना, बॉडी मास इंडेक्स, वो आपको एक बार देख लेना है, ठीक है ना। ऐसे संबंधित पीडीएफ में आप लोग को ऐड करके दिया गया है, उस पीडीएफ को रीड कर लीजिएगा। इस पे कुछ रिसर्च आया है, बस वही बता रहा है कि भोजन पर निर्भर करता है बच्चों का बीएमआई। अगर संतुलित भोजन होगा, संतुलित भोजन होगा, पौष्टिक भोजन होगा, तो बेहतर हम आंकड़ों को ले ले पाएंगे। वो बच्चा संतुलित होगा, सुरक्षित होगा और स्वस्थ भी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंकड़े दिए गए, एक बार देख लीजिएगा, वही सब बातें पहले भी की गई है। चलिए धन्यवाद सभी लोगों को, और आंसर राइटिंग आप लोग कीजिएगा, समय के साथ आंसर भेज दीजिएगा 11:30 से लेकर 12:30 बजे के बीच में। और एक्सक्यूज कम करिए, समस्याओं का निदान ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए धन्यवाद सभी लोगों को, जय हिंद।